तो कैसे हो मेरे बायोलॉजी के चाहने वालों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग इस चैप्टर को एकदम वन शॉट में पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग जानेंगे, कोई भी टॉपिक्स छोड़ेंगे नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर करते हुए चलेंगे, और ऐसी चीजें भी हम लोग जानेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है, मेंशन की गई है, बट उसको डिफाइन नहीं किया है, उसको भी हम लोग डिफाइन करते हुए जानेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जानेंगे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अच्छी हो। तो तुम लोग नोट्स खोल लो, सामने रख लो, या नोट्स मेरे साथ बना लो, और चलो बायोलॉजी के चैप्टर 2 को एकदम जीरो से लेके हीरो तक खत्म करते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं? कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा या ऑर्गन होगा जो क्या कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। एंड कोई एक ऐसा ऑर्गन होगा या ऑर्गन्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, उस मैसेज को, उस ऑर्डर को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। उस मैसेज को क्या कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। जैसे ए से बी के पास जा रहा होगा मैसेज, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास जा रहा होगा। ऐसे मेथड में, ऐसे कोऑर्डिनेशन में, ऐसे स्पेसिफिक वे में जो मैसेज पास ऑन हो रहा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कभी सोचा है कि रोड पार करते हो तो क्या सिर्फ मसल से मूवमेंट काम करती है? तुम्हारी आंखें भी देखती है इधर उधर की क्या गाड़ी आई है, नहीं। दिमाग उसको सेंस करता है कि क्या बगल से गाड़ी आ रही है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तुम यहाँ पे मार्कर्स, मेरे हाइलाइटर्स को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, पीपुल तुम्हारी मूव कर रही है। तो ये सब मूवमेंट कौन करा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? यही चीज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, देखो हम लोग इस चैप्टर में दो चीज जानेंगे, एक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और दूसरा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके, देखो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम, जो कि हम पहले से जानते हैं। नर्वस सिस्टम में काम कैसे होता है, न्यूरॉन से होता है, इम्पल्सेस से होता है। दूसरा इस बार हम लोग पहली बार पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, कौन से सिस्टम को कंट्रोल करता है। देन हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स खत्म करेंगे, तो उसके बाद जाएंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट को और प्लांट के हार्मोन्स को। ओके, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम देखो, सेल जो हमारा बॉडी है वो किससे मिलके बना है, सेल से। देन सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाया है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाया है, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाया है, ऑर्गन सिस्टम। तो यही एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। कैसे जानेंगे, ये देखो ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, ये एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और इस लाइन में जो भी पार्ट आया वो हमारा हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। वो हमारा कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। लाइन ड्रॉ किए, कौन कौन सा पार्ट आया, एक आया ब्रेन, दूसरा आया ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, एक्सेसरीज। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, जो भी चीज सेंट्रल के लाइन में नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना है, वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, एक है कैरेनियल नर्व, यानी ऐसे नर्व जो ब्रेन से अटैच हो, ब्रेन से निकलते नहीं हो, जो क्या हो, ब्रेन से अटैच हो जाए, ब्रेन से अटैच हो जाए। तो ऐसे नर्व को क्या बोलते हैं, कैरेनियल नर्व यानी ब्रेन नर्व। ओके, दूसरा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व ऐसे नर्व जो स्पाइनल कोड से अटैच हो, ऐसे नर्व जो घूम घूम के आए और स्पाइनल कोड से अटैच हो जाए, ऐसे नर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल नर्व। ओके, देखो कैरेनियल नर्व होते हैं 12 पेयर में, यानी टोटल कितने, 24। स्पाइनल नर्व होते हैं 31 के पेयर में, यानी टोटल कितने, 62। ठीक है, कैसे याद करेंगे, 1 2 3 4 ना लिख के 1, तो 12 हो जाएंगे तुम्हारे सबसे ऊपर यानी कैरेनियल नर्व, और 31 हो जाएंगे तुम्हारे कितने, ये स्पाइनल नर्व। ओके, अब एक सवाल आता है, क्या स्पाइनल कोड ही बैकबोन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, स्पाइनल कोड अलग ऑर्गन है, बैकबोन अलग ऑर्गन है। स्पाइनल कोड हमारा आता है
स्केलेटल सिस्टम में, और सॉरी बैकबोन हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम में, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा आता है हमारा नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बनकर बना है, और बैकबोन क्या बना है, बोन से बनकर रखा है। देखो हमारे जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो जितने भी डेलीगेट ऑर्गन है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए एक गार्ड भेजा, एक प्रोटेक्टिव यूनिट भेजा है। वही चीज है बैकबोन, वही चीज स्पाइनल कॉर्ड के लिए बैकबोन है। ऐसा बैकबोन दिखता है वर्टिब्रे, और यहाँ पे इसके अंदर होता है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है बैकबोन। ओके, दूसरा सवाल आता है कि क्या ब्लड वेसल्स ही नर्व है? जब तुम सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हो, क्या देखते हो कि ऐसे ही सब ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, और नर्वस सिस्टम का डायग्राम देखते हो तो नर्व को भी, नर्व सेल को भी ऐसे ही देखते हो। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या कि नर्व ही ब्लड वेसल है, जो नश है वही है सब चीज। ओके, बट ऐसा नहीं है। ब्लड वेसल्स क्या है? ऐसा चीज, ऐसा सिस्टम्स, ऐसा ऑर्गन जो क्या कैरी कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है। ओके, नर्व क्या कैरी करता है, इंपल्सेस को कैरी करता है। दोनों अलग अलग चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स पे। उससे पहले हम लोग जानते हैं स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस हमारा सिंगुलर है, स्टिमुलाई हमारा प्लूरल वर्ड है। ओके, तो एनी चेंजेस फैक्टर और एजेंट विच कॉजेस चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे नेचर में जो भी चेंजेस है, जिसको तुम देख के कोई भी एक्शन लेते हो, वो तुम्हारे लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। प्लांट है, लाइट की तरफ जाता है, तो लाइट क्या है प्लांट के लिए, स्टिमुलस है। वाटर की तरफ रूट जाता है, तो रूट क्या है प्लांट के लिए, स्टिमुलस है। तुम जो है वो पढ़ रहे हो अभी, तो मेरी जो साउंड क्या है वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस है। ये जो मैं आकृतियां बना रहा हूं ये क्या है, स्टिमुलस है, इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। ऐसे चीजें जो, ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करता है, उस पर रिएक्ट करता है, वो चीज क्या है, स्टिमुलस है। देखो हिरन देखे हो, नेशनल जियोग्राफिक सब कोई देखता है। नेशनल जियोग्राफिक में क्या देखते हो कि शेर हिरन का शिकार कर रहा है, तो हिरन जैसे ही ऑब्जर्व करता है कि शेर उसके आसपास है, वो उसको भनक हो जाती है, उसको सेंस हो जाता है थोड़े बहुत चेंजेस से, घास हिल गया या किसी भी चीज से, तो वो क्या है, उसके लिए स्टिमुलस है। अब वहां पे क्या होता है कि हिरन भाग जाता है, तो वो क्या हो गया, हिरन का रिस्पॉन्स हो गया। आगे जानते हैं ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करने वाले ऐसे सेल्स जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। जैसे हिरन वो आंख से देखा, वो रिसेप्टर्स है। तुम जो देख रहे हो ये चीजों को आंख से देख रहे हो, वो रिसेप्टर्स है तुम्हारे लिए। आंखों में कुछ रिसेप्टर्स है, कान से सुन रहे हो मेरी बातों को, तो कानों में कुछ रिसेप्टर्स है। ऐसे चीजें, रिसेप्टर यानी रिसीव, ऐसे चीजें, ऐसे ऑर्गन, ऐसे सेल जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। इफेक्टर्स क्या है, सेल्स, टिश्यू, ग्लैंड्स और मसल्स दैट टेक एक्शन और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। ऐसे सेल्स, टिश्यूज या मसल्स जो क्या करते हैं, स्टिमुलस देखते ही एक्शन लेते हैं। जो हिरण है वो शेर को देख के या शेर को ऑब्जर्व करके भागा, भागा तो उसके बोन और मसल्स एक्ट किए। वो क्या किए, एक्ट किए, स्टिमुलस लिए, रिस्पॉन्स लिए और भगाए उसको, दौड़ाए कि भाई जान बचाओ अपना। तो इफेक्टर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मसल्स हो जाएगा। और रिस्पॉन्स क्या है, द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स स्टिमुलस। जैसे हिरण भागा, जो भी भागने का रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स। प्लांट जो है वो लाइट की तरफ गया, प्लांट का क्या है, वो रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब जानते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, और उन पांचों सेंस ऑर्गन पे रिसेप्टर प्रोड्यूस, रिसेप्टर है। ओके, तो वो रिसेप्टर क्या करता है, स्टिमुलस को लेता है। तो ये सारे रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग को जानना है कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। पहला है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट कहां दिखाई देगा, लाइट स्टिमुलस से वो कौन ऑब्जर्व करेगा, ऑफ कोर्स आई ऑब्जर्व करेगा। तो ये फोटो रिसेप्टर्स कहां पाया जाता है, आई में। और इसका स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई क्या है, यानी किसको ऑब्जर्व करता है, किस चीज को देखता है, ये लाइट को। किसको डिटेक्ट करता है, ये लाइट को। दूसरा रिसेप्टर है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। देखो हमारा जो नोज है उसमें पाया जाता है ऑल फैक्ट्री नर्व, उसी के नाम से ये आया है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर।
ऑल फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे है? नोज में। और क्या डिटेक्ट करता है इसके लिए? स्टिमुलाई क्या है? स्मेल। ये चीजें याद करनी पड़ेगी। तीसरा है गस्टैटरी रिसेप्टर। गस्टैटरी रिसेप्टर, ठीक है, गस्टैट मतलब डाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे होगा? टंग में। क्या देखेगा? यानी क्या स्टिमुलस होगा इसका? टेस्ट। ये क्या डिटेक्ट करेगा? टेस्ट को। टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड में होते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स। चौथा रिसेप्टर्स है फोनो रिसेप्टर। फोनो का मतलब होता है साउंड। ओके, तो जो साउंड को रिसीव करता है वो चीज को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। ओके, ये कहाँ साउंड, कहाँ क्या चीज से सुनते हो? आंख से सुनते हो? नहीं, कान से सुनते हो। तो कहाँ पे होगा ये? एयर में होगा। और क्या डिटेक्ट करेगा? यानी स्टिमुलस क्या होगा इसके लिए? साउंड। पांचवा है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मोस का मतलब होता है हीट। ओके, हॉट या फिर कोल्ड। हीट हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ओके, तो ये कहां पे होगा थर्मो रिसेप्टर? ये होगा स्किन में। और क्या देखेगा? हॉट को देखेगा, कोल्ड को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा हीट को, कोल्ड को और टच को। टच को भी ये ऑब्जर्व करता है। कौन सा चीज? स्किन में प्रेजेंट थर्मो रिसेप्टर। एक और एडिशनल है आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो है नोएसिस रिसेप्टर। नोएसिस रिसेप्टर भी स्किन में प्रेजेंट होता है और ये क्या देखता है? ये पेन को देखता है, ये पेन डिटेक्ट करता है। जैसे मैं पिंच कर दूंगा तुम्हारे हाथों को तो पेन होगा। कौन डिटेक्ट किया? नोएसिस रिसेप्टर। ओके, ये 5 एनसीईआरटी में दी हुई है। यहां पे एक चीज जानो, फोटो रिसेप्टर्स में दो चीज, रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में। फोटो रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रॉड्स, दूसरा होता है कॉन्स। जो जानना है हमें, रॉड्स क्या डिटेक्ट करता है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को देखता है कि लाइट डीम है कि एकदम ब्राइट है, कितना ज्यादा ब्राइट है, कितना ज्यादा डीम है, कितना इंटेंसिटी से आ रहा है। ये चीजें कौन डिटेक्ट करेगा? तुम्हारा रॉड्स। और सी से कलर, सी से कॉन्स। तो जितने भी लाइट के कलर है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, नारंगी है, संतरी है, सैफरॉन है, जो भी चीज है वो डिटेक्ट करेगा तुम्हारा कॉन्स। कॉन्स फोटो रिसेप्टर। ओके, एक एग्जांपल से समझो। मान लो स्टिमुलस है तुम्हारा हीट, तवे पे तुम हाथ रख दिए। ओके, स्टिमुलस क्या है? हीट। अब देखो रिसेप्टर क्या होगा? कौन ऐसा सेल्स है, कौन ऐसा टिश्यू है, या कौन ऐसा ऑर्गन है जो तुम्हारा हीट एज ए रिसेप्टर, सॉरी एज ए स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है? तो वो तुम्हारा है थर्मो रिसेप्टर। वो तुम्हारा है थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, तो इफेक्टर्स क्या हुआ? यानी रिसीव करके तुम क्या करते हो? सिग्नल रिसीव हो गया, तुमको थर्मो रिसेप्टर जान गया कि हाँ तुमको गर्मी लग रही है, एकदम जल रहा हाथ, तवे पे हाथ रख दिए। मसल्स ऑफ योर हैंड इफेक्टर से तुम्हारा, और रिस्पॉन्स क्या हो जाता है कि मसल्स ऑफ योर हैंड तुम्हारे हाथ को रिमूव करते हो उस तवे पे से, तुरंत तवे पे से हाथ उठाते हो। तो कैसे उठाते हो? मसल्स की हेल्प से उठाते हो। तो मसल्स क्या है? इफेक्टर्स है। देखो 90% केसेस में इफेक्टर्स तुम्हारे मसल्स ही होंगे। ओके, अभी हाँ, बोर्ड्स के हिसाब से 90% केसेस में इफेक्टर मसल्स ही होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम बातें कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम किस चीज से, तुम्हारा जो स्टिमुलस है मेरा साउंड, ये क्या चीज से देख रहे हो? ऑफ कोर्स देख रहे हो तुम फोनो रिसेप्टर से। फोनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? ईयर में। और देन इसके बाद रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो? अगर तुम नोट्स बना रहे होगे तो साउंड सुन के तुम नोट्स लिख रहे होगे, नोट्स लिख रहे होगे, तो क्या इफेक्ट कर रहे हो? मसल से इफेक्टर शो कर रहे हो। ओके, और तुम नोट्स बना रहे हो, रिस्पॉन्स क्या है? नोट्स को बना रहे हो मेरे साथ। चलो बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू सेल। ओके, देखो नर्वस टिश्यू सेल यानी न्यूरॉन सेल्स दो भागों में बटे होते हैं। सॉरी, नर्वस टिश्यू सेल, न्यूरॉन सेल नहीं, नर्वस टिश्यू सेल दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है नर्व सेल यानी न्यूरॉन, और दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल सेल, गैल सेल या श्वान सेल। ये हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ओके, तो देखो न्यूरोलॉजिकल सेल क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो नॉन न्यूरल होते हैं, यानी वो न्यूरॉन नहीं है, वो दूसरे सेल है। ओके, क्या करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू न्यूरॉन्स। यानी नर्व सेल को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एंड नरिशमेंट देते हैं। नर्व सेल क्या है? नर्व सेल है देखो स्पेशलाइज्ड सेल दैट मेक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है।
और न्यूरॉन्स की एक और खासियत बात है, एक और डिफिनेशन है जो 10th क्लास के हिसाब से हमें देखना है, याद करना है कि सेल दैट रिसीव, न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं कि नहीं इम्पल्सेस, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस। यानी ऐसे सेल जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा या केमिकल सिग्नल के द्वारा। इंपल्सेस को ही हम लोग सिग्नल बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इंपल्सेस बोला जाए या सिग्नल बोला जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल को लेटर चैप्टर में हम और जानेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और क्या नहीं होता है। अभी जानो एक एग्जांपल देखो न्यूरोलॉजिकल सेल का या स्वान सेल का, कि एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सेल है। ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सेल है। और ये क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल सेल दे फॉर्म माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाता है। देखो माइलिन शीथ में लाया हूं डायग्राम 3D, ये ऐसा देख रहे हो 3D जो कवर कर रहे हैं एक्सॉन को, ये क्या है? माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ क्या करता है? प्रोवाइड एजिलिटी, स्पीड एंड प्रोवाइड एजिलिटी एंड स्पीड ऑफ द सिग्नल ट्रांसफर। देखो ऐसा समझो कि तार है एक लंबा और उसको गीला कर दिया गया, तो क्या होता है? सिग्नल के ट्रांसफर फास्ट हो जाते हैं। तो माइलिन से ज्यादातर माइलिएटेड न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं जो सिग्नल को बहुत जल्दी ट्रांसमिट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लाया हूं। सेल से बना टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से बना ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। तो यही नर्वस सिस्टम में नर्व सेल से बना नर्वस टिश्यू। ओके, नर्व सेल एंड न्यूरोलॉजिकल सेल से बना नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से बना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्लस पीएनएस मिलके क्या बनाया? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? ह्यूमन में। ओके, आगे हम लोग जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये न्यूरॉन का एक डायग्राम में लाया हूं, और हमारे बुक में भी न्यूरॉन का एक डायग्राम है। ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। तो उसमें से मैं मल्टीपोलर न्यूरॉन को लेके आया हूं। मल्टीपोलर न्यूरॉन का एक डायग्राम हमारे बुक में दिया गया है, और ये माइलिएटेड न्यूरॉन है। देखो यहाँ पे माइलिन शीथ है, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन अगर माइलिन शीथ नहीं भी होता है ना, ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं। ओके, तो न्यूरॉन्स कैन बी नॉन माइलिएटेड टू। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम तुम लोग बना लेना लोग अगर चाहो तो, कि माइलिन शीथ के बिना भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सिर्फ एक्सॉन होता है वहां पे। तो इसमें पार्ट्स हम लोग जानेंगे। ये है डेंड्राइट, ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये है डेंड्राइट, यानी एक से दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर इसी से निकला है। कैसे पेड़ में ब्रांचिंग होती है, एक ब्रांच से दो ब्रांच, तीन ब्रांच, इसी ब्रांच, ऐसे ब्रांच। तो ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर का है डेंड्राइट। देखो, देन है यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन, देन है यहाँ पे सेल बॉडी या सोमा, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा एक्सॉन, ये हमारा एक्सॉन है। ये एक्सॉन ही लोग ज्वाइंट बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये हमारा माइलिन शीथ है, ये है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो माइलिन शीथ को बना रहा है। अब देखो कहीं कहीं पे माइलिन शीथ नहीं है, कहीं कहीं पे माइलिन शीथ नहीं है। तो ऐसे जगह जहां माइलिन शीथ नहीं है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और ये हमारा है एक्सॉन टर्मिनल या नर्व टर्मिनल बोलो या एक्सॉन एंडिंग बोलो। और यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक एंड बल्ब। ओके, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट आर द ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। देखो डेंड्राइट क्या है? देखो ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। ऐसे पेड़ की तरफ ब्रांचिंग है ना डेंड्राइट में, एक ही पार्ट से अलग अलग पार्ट्स निकले, तो ऐसे ही ब्रांच स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को, इंपल्सेस को कलेक्ट कर रहा है, मैसेजेस को कलेक्ट कर रहा है। कहाँ से? सेंस ऑर्गन से, यानी सेंसरी रिसेप्टर से, या फिर प्रीवियस न्यूरॉन से। प्रीवियस न्यूरॉन से, जैसे देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एक्सॉन से कुछ मैसेज छोड़ा, तो ये डेंड्राइट जो है, ये जो डेंड्राइट है जो एडजेसेंट न्यूरॉन के बगल में है, यानी इस न्यूरॉन के पीछे है। ठीक है,
उससे क्या कर रहा है, इंपल्सेस ले रहा है, उससे भी क्या कर रहा है, इंपल्सेस को कैच कर रहा है। ओके, एंड देन क्या करता है डेंड्राइट, ये पास करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को, कहां पे, सेल बॉडी में। कहां पर, सेल बॉडी में। जैसे डेंड्राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, देन कहां सेंड करेगा, ऑफ कोर्स एक्सॉन में डायरेक्ट तो सेंड नहीं कर देगा, यहां से डायरेक्ट एक्सॉन में, वो सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी में तो कहां जा रहा है ये इंफॉर्मेशन, सेल बॉडी में। डेंड्राइट का एक और क्या है डेफिनेशन, कि मॉडिफिकेशन इन नर्व सेल दैट कैचेस इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल, यानी ऐसा मॉडिफिकेशन जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को कैच कर रहा है। नर्व सेल में देखो, एक अगर सेल है तो सेल तो ऐसा ही यूजुअली दिखता है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो ब्रांच स्ट्रक्चर टाइप का बना, ऐसा सेल है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा तभी तो ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर बना होगा। तो ऐसे ही ब्रांच स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, कैच कर रहा है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट। देन है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, लार्ज राउंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम एक्सेट्रा एंड कंडक्ट सिग्नल टुवर्ड एक्सॉन। तो देखो सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी एकदम लार्ज पार्ट है, एकदम इन लार्ज पार्ट है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, प्रोटीन फैक्ट्री, निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ओके, वो क्या करता है, एक तरीके से तुम्हारे नर्व सेल को जिंदा रखने का काम करता है, उसको एटीपी वगैरह सब वहीं पे बना के देखते रहता है। न्यूक्लियस है यानी कंट्रोल सेंटर है, जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है वो। तो सेल बॉडी क्या है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करने वाला चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करने वाला पार्ट है। वो क्या कर रहा है, तुमको न्यूरॉन को जिंदा रख रहा है। ओके, एंड देन वो क्या कर रहा है, दूसरा काम, ये कंडक्ट सिग्नल टुवर्ड्स एक्सॉन। वो क्या कर रहा है, जैसे ही डेंड्राइट से सिग्नल आया सेल बॉडी के पास, वो कर दिया ट्रांसफर एक्सॉन पे। कौन कर दिया, सेल बॉडी ट्रांसफर एक्सॉन पे। ओके, एक्सॉन क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड्स नर्व एंडिंग। ये एक्सॉन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी है। ओके, देखो एक्सॉन ऐसा समझो कि एक लंबा तार का ये पॉजिटिव एक टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसके बीच ये लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन को ऑब्जर्व करो, देखो ये ऐसे एक लंबा ट्यूब लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये एक्सॉन है। क्या करता है एक्सॉन, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से, कहा, नर्व एंडिंग के प्रति। सेल बॉडी से सिग्नल लेता है एंड देन कहा छोड़ता है, नर्व एंडिंग। अब जानो कि एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल क्या है। एक्सॉन टर्मिनल भी ब्रांच स्ट्रक्चर है एट एंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल। ओके, ये देखो एक्सॉन एंडिंग क्या है, एक्सॉन एंडिंग एक ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो न्यूरॉन में फ्लो हो रहा था उसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि एक्शन ले सके या फिर अगला न्यूरॉन कैच कर सके। न्यूरॉन जो है, डेंड्राइट जो है, वो यूजुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं कैच करता है, वो यूजुअली केमिकल सिग्नल को कैच करता है। तो वही केमिकल सिग्नल जो है वो एक्सॉन एंडिंग बनाता है, वो एक्सॉन एंडिंग बनाता है। अब एक चीज नहीं दिया एनसीईआरटी में, वो है सिनेप्टिकल नॉब। ओके, यानी ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यही बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, सिनेप्टिक एंड बल्ब, यही केमिकल सिग्नल बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिट करते हैं, उसी को न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। अगले हम लोग टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, अगले स्लाइड्स में है। फिलहाल जानो कि सिग्नल का पाथवे क्या होता है, सिग्नल जो ट्रांसफर होता है वो उसका पाथवे क्या है। सबसे पहले सिग्नल आया डेंड्राइट्स में, देन आया सेल बॉडी में, देन आया एक्सॉन में, एंड देन सबसे लास्ट में कहा आया, एक्सॉन टर्मिनल में। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द सिग्नल पासेस थ्रू एंड बिटवीन न्यूरॉन, यानी सिग्नल न्यूरॉन्स में और न्यूरॉन के द्वारा या न्यूरॉन के अंदर भी या अलग अलग न्यूरॉन में कैसे पास होता है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इंफॉर्मेशन इज बीन कलेक्टेड बाय डेंड्राइट एट टिप। सबसे पहले जो सिग्नल है किसके पास आता है, ये डेंड्राइट के पास आता है, एकदम टिप पे डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को कलेक्ट करता है। देन क्या होता है, केमिकल इंपल्सेस चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इस डेंड्राइट के पास जो भी सिग्नल केमिकल इंपल्सेस में आया,
अब केमिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा वो स्लो प्रोसेस है। तो फास्ट करने के लिए क्या होता है, ये डेंड्राइट क्या कर देता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, देन सेल बॉडी के पास से एक्सॉन के पास जाता है, एक्सॉन के पास से ये जाता है एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन एंडिंग पे, देन जाता है ये साइनेप्टिकल नॉब पे, और साइनेप्टिकल नॉब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वही केमिकल सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, और ये केमिकल सिग्नल क्या होता है, साइनेप्सिस पे जाता है। ये साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस देखो ये मैं न्यूरॉन बनाया हूं, ओके, यहां पे कुछ गैपिंग छोड़ दिया हूं, स्मॉल गैपिंग, ओके, माइक्रो लेवल गैपिंग। ऐसा समझो कि ये जो है एक न्यूरॉन का लाइनिंग है, एंड देन अलग अलग, ओके सॉरी, ये एक न्यूरॉन का लाइनिंग है, एंड देन अलग अलग पार्ट में ऐसे इरेज स्ट्रक्चर है। तो ये जो चीज है, ये जो गैपिंग बन रहा है, ये जो गैपिंग बन रहा है, ये जो गैपिंग बन रहा है दो न्यूरॉन के बीच में, इसी को बोलते हैं साइनेप्सिस। ओके, और यहां पे है साइनेप्टिकल नॉब। ये क्या कर रहा है, ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये केमिकल सिग्नल पाउचेस में तुम्हारे साइनेप्सिस में छोड़ दिए जाते हैं। ओके, ये पाउचेस टाइप में साइनेप्सिस में छोड़ दिए जाते हैं, देन डेंड्राइट इसको कैच करता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये अलग जाता है फिर से यहाँ पे साइनेप्टिकल नॉब के पास, ये फिर से केमिकल सिग्नल बनाता है, एंड सो ऑन चलते रहता है। ओके, तो chemical signal sent towards synapses and again catches by another cell dendrite, फिर सेल डेंड्राइट क्या करता है, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड सो ऑन पासेस चलते रहते हैं। तो यहां पे अभी क्या जाने कि इंपल्सेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो सकता है यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, एक केमिकल इंपल्स हो सकता है यानी केमिकल सिग्नल हो सकता है। ओके, अब जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। Chemical messenger that carries signal from one neuron to other neuron या muscles to neuron and vice versa। देखो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपल इन द वर्ड नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो नॉन इलेक्ट्रिकल है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉन इलेक्ट्रिकल नहीं होगा तो वो कैसा नेचर में होगा, वो नेचर में केमिकल होगा। ओके, देखो सिग्नल का जो मैसेज है वो नहीं बदलता है, बस उसका नेचर बदलता है। न्यूरॉन में पहले जो था वो इलेक्ट्रिकल नेचर में सिग्नल फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था। अब ये सिग्नल का नेचर बदल गया, यहाँ पे केमिकल नेचर हो गया। अगर सिग्नल दिया गया है कि हाथ हटाना है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल वे में गया होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एकदम फास्ट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फास्ट जाता है, और केमिकल सिग्नल देखो पहले सिनेप्सिस में जाएगा वगैरह जाएगा, तो ये स्लो होता है। तो ये जो है ये नेचर बदलता है। अगर सिग्नल दिया गया है कि हाथ हटाओ तो केमिकल सिग्नल भी हाथ ही हटाने का होगा, वो कुछ बदल नहीं जाएगा, बस उसका नेचर बदलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिग्नल बदल जाता है, नहीं, सिग्नल नहीं बदलता है, सिग्नल का नेचर बदल जाता है। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेजेस है, ठीक है, जो क्या करता है न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे सिग्नल ले जाता है, या फिर न्यूरॉन से मसल्स पे ले जाता है। ओके, न्यूरॉन से मसल्स पे ले जाता है यानी इफेक्टर्स पे ले जाता है। अगर ये न्यूरॉन है, यहाँ पे अगर ये न्यूरॉन है, ब्रांच स्ट्रक्चर सॉरी बना नहीं पाया, और यहाँ पे मसल्स है, तो ये यहाँ पे भी अगर सिग्नल दिया गया कि मसल्स को भाई खींचना है, बाइसेप्स को खींचना है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ही क्या करेगा, ये सिग्नल मसल्स को देगा कि भाई मसल अब एक काम करो, तवे पे हाथ लग चुका है, हटा लो, तुम खींचो बाइसेप्स को। साइनेप्सिस क्या है, स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो अगल बगल के, एडजेसेंट मतलब आसपास के, मैथ्स में पढ़ते हो ना एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल यानी अगल बगल के एंगल, दो अगल बगल के न्यूरॉन्स के बीच में जो छोटा सा गैप है, एकदम माइन्यूट सा छोटा सा गैप है, एकदम इत्तू मित्तू सा, उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्सिस। ओके, अब आते हैं नए टॉपिक पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखो नाम सजेस्ट कर रहा है, न्यूरो यानी नर्व, मस्कुलर यानी मसल, और जंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग पॉइंट। जैसे
जानते हो पटना जंक्शन, ओके, दिल्ली जंक्शन। तो दिल्ली जंक्शन क्या है? ये दो तीन शहरों के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन देखो, अ पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्ट विथ मसल्स। इट इज अ साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल एंड मसल सेल। ये देखो एक डायग्राम देखो, ये है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का नर्व एंडिंग है, देखो यहाँ पे नर्व एंडिंग कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक्सॉन नहीं है, सॉरी सेल बॉडी नहीं है। तो ये क्या है? नर्व एंडिंग। ऑफ कोर्स हमेशा नर्व एंडिंग ही कनेक्ट होगा मसल से, तभी तो सिग्नल ट्रांसफर होगा। यहाँ देखो एकदम छोटा सा गैपिंग साइनेप्सिस, और ये यहाँ पे मसल। तो ऐसा साइट, ऐसा पॉइंट जहां पे नर्व एंडिंग यानी न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है किससे? मसल से, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन्स और मसल्स का कनेक्टिंग पॉइंट यानी जंक्शन। ये होता है बच्चा कम्युनिकेशन होता है साइट, केमिकल कम्युनिकेशन का साइट होता है, साइट होता है, ओके। यहाँ पे नर्व सेल क्या करता है? केमिकल सिग्नल यानी न्यूरोट्रांसमीटर भेजता है मसल्स को, और मसल्स क्या करता है? ब्रेन का ऑर्डर मानते हुए एकदम पीछे हटाता है हाथ को, एकदम पीछे हटाता है हाथ को, ओके। चलो जानते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। ये हम लोग काम के कारण टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जानेंगे कि अलग अलग न्यूरॉन का काम क्या है। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, देन है रिले न्यूरॉन यानी इंटर न्यूरॉन, और तीसरा है मोटर न्यूरॉन, ओके। रिले रेस देखो, रिले रेस, तो रिले रेस में क्या होता है? एक आदमी दौड़ता है, भागता है, फिर वो अपना डंडा जो है, वो स्टिक जो है, जो भी चीज है रिले, वो दूसरे आदमी को देता है, फिर वो तीसरे को दे देता है। तो ये जैसे कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसी तरीके से है। तो रिले न्यूरॉन क्या है? दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, ओके। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या है यार? तो सेंसरी न्यूरॉन ऐसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो चीजें सिग्नल ले रहे होंगे कहां से? सेंस ऑर्गन से। और कहां पे दे रहे होंगे ये सिग्नल? किसको दे रहे होंगे? सेंस ऑर्गन से सिग्नल। ये जैसे आंख तुम्हारा देखा, और देन वो डिटेक्ट करता है कि अरे यार पंखा देख रहा हूं मैं, या स्क्रीन देख रहा हूं, वो ब्रेन को देता है। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? दे ट्रांसमिट नर्व सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड। एग्जांपल देखो, जैसे थर्मो रिसेप्टर्स सिग्नल लिया, किसको दिया? ब्रेन को दिया। जैसे तुमको टच करेंगे हम, ओके, यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मान लो तुमको टच के एकदम प्यार से, सिग्नल लिया सेंसरी रिसेप्टर तुम्हारा यानी थर्मो रिसेप्टर्स, और किसको दिया सिग्नल? ब्रेन को दिया। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन, मोटर का मतलब होता है मसल्स। तो ऐसे न्यूरॉन जो सीएनएस से ऑर्डर लेते हैं, जो इंपल्स सीएनएस से आया, और देन किसको देते हैं? मसल्स या ग्लैंड को देते हैं कि भाई मसल्स काम करो, हटो, या भाई ग्लैंड काम करो, हार्मोन को या डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करो। तो ऑर्डर कहां से आया? फ्लो क्या हुआ? सीएनएस से ये इफेक्टर्स के द्वारा मसल्स के पास। तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन, ओके। अब ये न्यूरो नर्वस एक्शन क्या है? ये हम लोग क्लास 6, 7, 8 से जान रहे हैं, फिर भी छोटा मोटा हम लोग जान जाते हैं, ओके। पहला है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन, और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या है? एक्शन दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड विल, ऐसे एक्शन जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पढ़ना तुम्हारे वश में है, नहीं चाहो तो पढ़ भी नहीं सकते हो। मैं लिख रहा हूं, ये मेरे हाथ में है, ओके। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? एक्शन दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल और आवर विल, वो खुद के खुद होते रहते बॉडी में, वैसे एक्शन को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन भी अपने कंट्रोल में नहीं होता, ओके। तो एक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस, और ऐसे एक्शन जो फ्यू सेकंड में ही हो जाते हैं, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है उसका, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम रिफ्लेक्सेस में वो एक्शन हो गया, एकदम सेकंड में हो गया वो एक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो वॉलेंट्री एक्शन में क्या थिंकिंग इन्वॉल्व है? क्या तुम सोच रहे हो कि पेन उठाना है? सोच रहे हो ना? थिंकिंग इन्वॉल्व है। इनवॉलेंट्री एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बिना सोचे हुए भी तुम्हारी आंखें झपक रही है, हार्ट बीट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है बिना सोचे हुए भी। एंड रिफ्लेक्स एक्शन भी सोचते नहीं हो, जैसे तवे पे हाथ चला गया या कांटे पे हाथ चला गया तुरंत हाथ आते हो, तो इसमें भी तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सोचोगे तब तक तो हाथ जल जाएगा यार। इसमें देखो वॉलेंट्री एक्शन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन भी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं,
बट स्पेशल केस आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में, यहाँ पे सिग्नल ब्रेन के पास नहीं जाता है, स्पाइनल कोड ही सारा डिसीजन ले लेता है कि हाथ हटाओ। कुछ एग्जाम्पल है वॉलेंट्री एक्शन के, राइटिंग, सिंगिंग या एक्सप्लेनिंग। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपने मन के, अपने होश में, होशो आवाज में सोच के मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनवॉलेंट्री एक्शन के देखो, पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया, आईलिड का मूवमेंट हो गया, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। जैसे खाना खाते हो तो फूड पाइप से जाता है, स्टमक के पास जाएगा, देन उसके बाद इंटेस्टाइन के पास जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन देखो, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन यू टच हॉट पैन। जैसे ही तुम गर्म तवे को छूते हो तुरंत हाथ हटाते हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक बार और हम लोग और बेटर से रिफ्लेक्स एक्शन को जानते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे देखो एक चीज उससे पहले, यहाँ पे देखो ये मसल्स है और ये न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन देखो मसल से ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर मार्किंग करनी है अपनी एनसीईआरटी में तो यहाँ पे मार्क कर लो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। ओके, चलो जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक्शन दैट इज रैपिड, इमीडिएट, ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स सडन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। अब देखो मैं एग्जांपल क्या दिया कि तवे पे हाथ रख दो तुरंत हटाते हो, तो क्या ये रैपिड है? एकदम तुरंत है, रैपिड है, ऑटोमेटिक है, तुम्हारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं है और तुम्हारे होश में भी नहीं है, थिंकिंग में भी नहीं है। ऐसे एक्शन को, इनवॉलेंट्री एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पे स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा। अगर मान लो गरम तवा उतना गरम नहीं है कि तुम्हारा हाथ जला दे, तो तुम थोड़ी देर पकड़े रखोगे, लेकिन अगर मान लो एकदम गर्म है तो तुरंत हाथ हटाओगे, कांटा गड़ गया तुरंत हाथ हटाओगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के प्रति जो एक्शन लेते हो, रिफ्लेक्सेस में जो सेकेंडों में एक्शन लेते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके, और रिफ्लेक्स एक्शन कौन लेता है? रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन नहीं लेता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड लेता है। जब तक ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तब तक यार बहुत देर हो जाएगा, तब तक लेट हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही डिसीजन लेने की शक्ति होती है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, तुरंत जो भी कॉन्सेप्ट होता है, रिकॉर्डेड मैसेज होता है कि हाँ यार इतना गर्म आएगा तो हमें हाथ हटा लेना है, तो वही एक्शन ले लेता है, ब्रेन के पास भेजने से पहले ही वही एक्शन ले लेता है। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या आया, तुम्हारा हॉटनेस आया, हॉट पैन। रिसेप्टर यानी थर्मो रिसेप्टर्स देखे। फ्लो कैसा होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या हो, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है, ठीक है, फ्लो चार्ट है उसका, कैसे कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो जानो रिफ्लेक्स आर्क कैसे हुआ। स्टिमुलस आया, देन रिसेप्टर्स, देन सेंसरी न्यूरॉन्स उसको डिटेक्ट करेगा, देन रिले न्यूरॉन्स के पास जाएगा, कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जा सकते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड से क्या आया, मैसेज आया मोटर न्यूरॉन के पास, देन मोटर न्यूरॉन की क्या भेजा, इफेक्टर को मैसेज भेजा, यानी मसल्स को मैसेज भेजा, एंड देन मसल्स क्या किया, हाथ हटाए यानी रिस्पॉन्ड किया, उसको रिस्पॉन्स दिया। ओके, तो स्टिमुलस क्या होगा यहाँ पे, हॉट पैन हो गया। रिसेप्टर क्या हुआ, थर्मो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट किया उसको, देन स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, मोटर न्यूरॉन के पास गया, वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड किया गया कि चलो हाथ हटाना है, मोटर न्यूरॉन के पास गया, मोटर न्यूरॉन से वो सिग्नल कहाँ गया, इफेक्टर के पास यानी मसल्स के पास, और इफेक्टर क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया, और रिस्पॉन्स क्या रहा, हाथ को हटा दिए। ये तुम्हारा डायग्राम है। ऑफ कोर्स ये देखो, रिसेप्टर है हीट या पेन। ओके, ये कहां पे रिसेप्टर है, स्किन में है। यहां से गया सिग्नल कहां पे, तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे रिले न्यूरॉन है, एंड देन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कुछ एक्शन लेता है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को बोलता है कि भाई इफेक्टर यानी मसल्स, हाँ हाथ हटाओ। मसल्स क्या करता है, इफेक्टर हाथ हटाओ, तो हाथ हटा लेता है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तुरंत ऐसे ही नहीं ले लेता है सिग्नल, ऐसे ही एक्शन नहीं ले लेता है, उसके पास कहीं ना कहीं की मेमोरी होगी, बचपन में हाथ जल गया होगा तुम्हारा, तो ब्रेन जो है सिग्नल दिया होगा हाथ हटाने को, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड कर दिया होगा सिग्नल मेमोरी के रूप में कि अगर इतना हीट आए तो हमें हाथ हटा लेना है, नहीं तो ब्रेन के पास जब तक सिग्नल जाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये बॉडी जो एक कुछ स्मार्ट काम भी करते रहता है। रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से लेके, इसको हमेशा देख के ही जाना है। रिफ्लेक्स सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क कैसे फ्लो करता है,
सिग्नल। ओके, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ब्रेन। ये देखो ये ब्रेन है। ओके, ब्रेन में देखो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू वाला देखो है तुम्हारा फोर ब्रेन, देन यहां पे देखो ये है मिड ब्रेन, एंड देन यहां पे हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे, फोर मतलब आगे। ओके, एनसीईआरटी के डायग्राम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में कभी भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज पूछे तो छोटा मोटा ऐसा ही डायग्राम हमें बना देना है। फोर फोर ब्रेन में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। सेरेब्रम दिखाई दे रहा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी दिखाई दे रहा है, मिड ब्रेन देखो यहाँ पे, हिंड हिंड ब्रेन में क्या दिखाई दे रहा है, पॉन्स दिखाई दे रहा है, ऐसा ये स्ट्रक्चर, मेडुला ऑब्लिंगेटा दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको ब्रेन स्टीम भी बोलते हैं, एंड देन सेरेबलम दिखाई दे रहा है। ओके, देखो एक फैक्ट जानो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कॉर्पस कैलोजम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को क्या करता है ना, दो इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। मैं बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अगर ये ब्रेन है अखरोट जैसा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैल्यूजम, और ये क्या करता है, ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट भाग में डिवाइड करता है। अब चलो आते हैं हमारे मेन चीज पे, फोर। तो देखो सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम जो है वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शन को। सेरेब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। देखो सबसे ऊपर डायग्राम में सबसे लार्जेस्ट पार्ट, ये सबसे बड़ा कौन सा, ये पिंक वाला पार्ट, ये सेरेब्रम। ओके, कैरेनियम मतलब स्कल होता है। ओके, तो ये सेरेब्रम है। अब सेरेब्रम क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को नहीं, वॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, इनवॉलेंट्री में गलती से लिख दिया था। अब वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि क्या क्या, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है उसके एग्जांपल्स देख लो। थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, इमोशन, परसेप्शन और मेंटल एबिलिटी को क्या करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ट्रिक से याद रखो, मान लो एक मीम्स देख रहे हो, सीपीआर का मीम्स देख रहे हो, सीपीआर दिया जा रहा है। ओके, सीपीआर दिया जाता है ना, तो सीपीआर टीपीआर मीम्स, सीपीआर सेरेबेरम। ओके, ये पी नहीं बी ही मान लो, तो सेरेबेरम। टीपीआर, टी से थिंकिंग, पी से प्रोसेसिंग, आर से रीजनिंग, मीम्स मेमोरी, इमोशन, मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल मैथ, और एस से स्पीच। ओके, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच लिंक करता है। हाइपोथैलेमस के और भी पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है तुम्हारा फोर ब्रेन को और तुम्हारा हाइंड ब्रेन को। ओके, यहां देखो ये मिड ब्रेन है, देखो ये इस साइड फोर ब्रेन, इधर हाइंड ब्रेन, तो इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कौन, तुम्हारा मिड ब्रेन। कौन, तुम्हारा मिड ब्रेन। ओके, देखो मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर देता हूं। अब ये क्या करता है, ही जो मिड ब्रेन है वो कंट्रोल करता है तुम्हारा सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग को। कैसे, देखो ये जो आंखें हैं और कान जो है, ऐसे समझो कि कहां पे है, तुम्हारे स्कल में ही है। ऐसे दो सेंस ऑर्गन्स जो कहां पे है, स्कल के तुरंत पास में है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मिड ब्रेन में कनेक्ट हो जाता है, सेरेब्रम में ना कनेक्ट होकर डायरेक्ट मिड ब्रेन में, मिडिल में कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे याद रख जाएगा। तो ये क्या कंट्रोल करता है, फोटो रिसेप्टर को और फोनो रिसेप्टर के द्वारा सिग्नल को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ओके, आगे जानो हिंड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में, हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड का मतलब होता है पीछे, हाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो जो ऐसा ब्रेन जो पीछे है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, सेरेबेलम है, पॉन्स है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा है। ओके, सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम सॉरी सेरेबेलम क्या करता है, सेरेबेलम करता है पोस्चर को मेंटेन और बॉडी बैलेंस को मेंटेन। ओके, ये सारे मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
कैसे याद रखेंगे? CLAMP, क्लैम्प, CL से सेरेबेलम, देखो C आ रहा है, L आ रहा है, सेरेबेलम। M से क्या हो जाएगा? मेंटेन, P से पोस्चर, और ये P B भी बन जाएगा, तो B से बैलेंस। ओके, P कभी कभी B हमारे में बन जाता है। ओके, क्लैम्प, सेरेबेलम, मेंटेन्स पोस्चर। आगे देखो पॉन्स, पॉन्स क्या करता है? कंट्रोल ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। कैसे याद करोगे? PUBS। ओके, पॉन्स, PU बी से क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग रेट, और ए से क्या हो जाएगा? स्लीप साइकिल। तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? तुम्हारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, डाइजेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सारे चीज, बीटिंग ऑफ हार्ट, क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा कनेक्ट करता है। ओके, कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन कंट्रोल करता है? गलती से मैं सेरेबरम लिख दिया था, बट नहीं, सेरेबेलम नहीं, मेडुला ऑब्लंगाटा। कैसे याद रखोगे? देखो एक मीम खूब चला था, मोए 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 मोए, तो मोए से याद रखो, MOI, MOI, मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन, मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, अब जानो नर्वस टिश्यूज। देखो नर्वस ऑर्गन क्या बोला मैं शुरू में कि हमारा जो भी बॉडी है उसके लिए भगवान जो है, नेचर जो है, वो कोई ना कोई बॉडीगार्ड लेके भेजा है। तो नर्वस ऑर्गन के बॉडीगार्ड क्या है? नर्वस ऑर्गन के गार्ड क्या है? ठीक है, जानते हैं नर्वस ऑर्गन की गार्ड। सबसे पहले ब्रेन क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है? तो सबसे पहले प्रोटेक्शन देता है कैरेनियम, यानी हमारा स्कल। ये जो है बोनी ब्रेन बॉक्स होता है, स्कल होता है, ये है कैरेनियम, ये है कैरेनियम, ये स्कल। ये भी सबसे पहला प्रोटेक्शन का लेयर है। प्रोटेक्शन का सबसे पहला लेयर क्या है? तुम्हारा ये स्कल। आजकल तो बालों से भी प्रोटेक्शन होते हैं, लंबे लंबे बालों से। दूसरा है कैरेनियल मीनिंग्स। ओके, ये क्या है? ये सेमी लिक्विड प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे तुम्हारा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कैनेडियल मीनिंग्स है। ये जो है ये एकदम सेमी लिक्विड है। ये क्या करता है ना, ये तुमको एज अ क्यूशन प्रोवाइड करता है। तकिया जैसा होता है ना कि तकिया को थोड़ा दबाओगे तो उठ जाता है, वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता है तुम्हारे ब्रेन को। और तीसरा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू fluid between brain and spinal cord that act as a spring or cushion to prevent damage from shock or injury। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन प्रोवाइड करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसी भी शॉक से, किसी भी आउटर इंजरी से, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से क्या करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब सेरेब्रम में, यानी ब्रेन में, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है, और फ्लूइड मतलब उसका नेचर है, फ्लूइड नेचर। ओके, स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड रहता है? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बैकबोन यानी वर्टिब्रे कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। बोनी स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिब्रे कॉर्नल। देन स्पाइनल मीनिंग्स भी होते हैं। स्पाइनल मीनिंग्स भी सेम सेमी लिक्विड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है तुम्हारा, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड का। देन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वही चीज, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड दैट प्रिवेंट डैमेजेस और शॉक फ्रॉम डैमेजेस एंड शॉक और इंजरीज फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कहां प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ओके, अब हम जानेंगे ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेट करता है तुम्हारा? ये हार्मोन्स को रिलेट करता है, ये हार्मोन्स को एक्ट करता है। ओके, ये हार्मोन्स पे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स पे काम करता है। ओके, देखो सबसे पहले जानो कि ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स यानी मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें डक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो भी अपना सिक्रेशन है, जो भी अपना सिक्रेशन है, वो डायरेक्टली ब्लड में डायरेक्टली पोर कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ओके, और मेनली एंडोक्राइन के सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जांपल क्या क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इनके पास डक्ट्स होता है। ये जो डक्ट्स जो है, ये क्या करता है? सिक्रेशन को डिलीवर करता है स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन के पास। कोई टारगेटेड टिश्यू के पास जाता है वो डक्ट, और वहां पे क्या होता है? सिक्रेशन जो तुम्हारा है, सिक्रेशन जो स्पेसिफिक सिक्रेशन है वो रिलीज हो जाए, वहां पे डिलीवर होता है। इनके सिक्रेशन ज्यादातर होता है एंजाइम, स्वेट, मिल्क। ओके, एग्जांपल्स जैसे लीवर या मेमोरी ग्लैंड। और हेट्रोक्लाइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड क्या होता है? हमें शुरुआत में क्या लगा था? पैनक्रियाज इज द हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, मतलब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी और हार्मोन्स भी निकालता है। ऐसा नहीं है। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड
जिनके पास डक्ट भी और डक्टलेस कैरेक्टर भी है, ओके, शोज बोथ कैरेक्टर। एंड अगर बोथ कैरेक्टर शो करते तो क्या उनके पास डक्ट होगा? ऑफ कोर्स डक्ट होगा, तभी तो डक्ट वाला कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, और डक्ट होगा तो डक्टलेस कैरेक्टर भी शो कर देते हैं, ओके। Have tissues that can secrete into blood vessels directly or use ducts to। ऐसे ग्लैंड्स जो जिनके पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ब्लड वेसल्स में भी अपने सिक्रेशन डायरेक्टली पोर कर देते हैं, और उनके पास डक्ट्स भी होते हैं सिक्रेशन करने के लिए, तो ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? हेक्टोक्लाइन ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, इनके सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं ऑफ कोर्स, एंड देन एंजाइम्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस को और ग्लूकागॉन और इंसुलिन को क्या करता है? सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस तुम्हारा नेचर हो गया इसका डक्ट यूज करके यानी एक्सोक्राइन, और ग्लूकागॉन और इंसुलिन तुम्हारा एंडोक्राइन नेचर हो गया। ओवरीज देखो, ओवरीज एग सिक्रीट करता है ओविडक्ट डक्ट के द्वारा, फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन नेचर। एंड एलएच, ओवरीज में एलएच होता है, ठीक है, वो क्या करता है? सॉरी, एलएच हार्मोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वो क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। वैसे ही टेस्टिस स्पर्म जो है वो तुम्हारा ट्यूब के थ्रू जाता है, एक डक्ट के थ्रू जाता है, और लेडिंग सेल जो है वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, जो कि एक एक्सोक्राइन तरीके से रिलीज होता है। अब एक सवाल आता है कि क्या स्टोमक एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है तुम्हारा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये भी चीज, दो चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो क्या स्टोमक एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? देखो, स्टमक जो है वो बोथ है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, इसलिए वो क्या है? हेक्सोक्राइन, ओके, यानी वो क्या है? मिक्स है, मिक्स्ड है, ओके, हेट्रोक्राइन है, हेक्सोक्राइन नहीं, हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन, वो मिक्स्ड है। देखो, स्टमक के वाल पे क्या होता है? जी सेल, गैस्ट्रिक सेल, वो क्या करता है? गैस्ट्रिन रिलीज करता है, और गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। जैसे ही तुम खाना खाते हो तो जो स्टमक के जी सेल होते हैं, जो उनके वॉल पे जी सेल होते हैं, वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। तो हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन है, नहीं, हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, ओके, एंडोक्राइन नहीं है। और गैस्ट्रिन जो है वो क्या करता है? स्टमक को सिग्नल करता है कि अब भाई खाना आ चुका है, पाचन शक्ति अपना स्ट्रांग करना है, पचाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या सिग्नल करता है स्टमक के वाल को कि क्या रिलीज करो आप? गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl, पेप्सिन या फिर म्यूकस रिलीज करना स्टार्ट कर दो, ओके। अब HCl क्यों रिलीज होता है? क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ओके। ये देखो, ज्यादा डिटेल में ये नहीं जानना है हमें, अब डायरेक्ट अपने बुक पे आते हैं। ये देखो, तुम्हारे बुक में एक डायग्राम है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड के, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड के ये क्या है? डायग्राम है। हमें जानना है ये सारी चीजें, ये मेल का है और ये इस साइड फीमेल का है, ओके। बट उससे पहले जानो कि हार्मोन्स क्या है। कब से हम लोग हार्मोन्स 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 चिल्ला रहे हैं, पर ये हार्मोन्स साला है क्या? तो हार्मोन्स है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ऐसा केमिकल जिससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कोई एनर्जी मिलता नहीं है। प्रोड्यूस इन ट्रेसेस, यानी एकदम छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और क्या करता है? एक्ट एज मैसेज, ये क्या करता है? मैसेज की तरह एक्ट करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है। ऐसी चीजों को, ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल को क्या बोलते हैं? हम लोग हार्मोन बोलते हैं। अब हम लोग सारे ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो कौन कौन से हैं, ओके। ये सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ग्लैंड्स जान रहे हैं, ये एंडोक्राइन कौन कौन से हैं? शुरू से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर पीनियल, देन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ये हम लोग को डायग्राम याद करना है, ठीक है, कभी आए तो बना देना। पिट्यूटरी, देन उसके नीचे तुम्हारा थायराइड, देन थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथोराइड, देन थाइमस, देन उसके पास एड्रिनल, पैनक्रियाज, देन मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ओके। चलो अब जानते हैं, ग्लैंड इधर लिखा है, इधर बीच में हार्मोन लिखा है, और इधर फंक्शन लिखा है। अगर उसके डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो उसके कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हैं, ओके। तो सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है। ये क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन यानी RH को रिलीज करता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन यानी IH को भी रिलीज करता है।
तो ये क्या करता है ना, रिलीजिंग हार्मोन देता है भाई, रिलीजिंग पिट्यूटरी को देता है कि भाई पिट्यूटरी ये मैं रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा हूँ, ये चीज तुम रिलीज कर दो। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे जाके सिग्नल देते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है कि भाई तुम क्या करो, हार्मोन को अब सिक्रीट करो। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारे कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। ओके, एक खास बात क्या है, जो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन है वो हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ओके, तो बाकी जानना, ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस तो वो जाएगा पिट्यूटरी के पास और वो क्या रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग करवाने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। देन अलग हार्मोन है एक और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है तुम्हारा, प्रोलैक्टिन। ओके, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क बनाता है, दूध बनाता है, मदर में प्रोलैक्टिन दूध बनाता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल में हेल्प करता है। अब इसके डिसऑर्डर क्या है, अगर एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन निकल जाए तो जिजाइंटिज्म हो जाता है। ओके, जाइंट आदमी बन जाता है, एकदम समझो कि वो ग्रेट खली हो जाता है, फूक मारते ही पूरा तूफान क्रिएट कर देगा। और अगर लेस अमाउंट में हो जाए तो तुम्हारा कोई बौना दोस्त नहीं है, बौनी दोस्त वैसा हो जाता है, ड्रॉफिज्म हो जाता है, वो ड्रॉफिज्म हो जाता है। तो ये दो डिसऑर्डर है जो तुम्हारे बुक में दिया गया है। ओके, तीसरा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल यानी एक मटर के दाने जितना छोटा सा एक ग्लैंड होता है। ओके, ये क्या निकलता है, मेलेटोनिन। मिलिटोनिन कैसे, मिलिटोनिन, मिलिटोनिन, अरे थक क्या वो एकदम थक थक के अब क्या बोलोगे, ये भाई नींद आया, मिलिटोनिन। तो क्या कंट्रोल करता है, ये स्लीप को कंट्रोल करता है, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, क्या, पीनियल ग्लैंड। आगे थायराइड। थायराइड क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को, यानी ब्रेक डाउन को क्या करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका डिसऑर्डर क्या है, अगर तुम कम आयोडीन लोगे तो गॉल्ट्री हो जाएगा। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड क्या चाहेगा कि यार मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं हो रहा है प्रोटीन का, फैट का या कार्बोहाइड्रेट का, यानी हम क्या करते हैं, अपने आप को इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और थायरोक्सिन रिलीज हो गए। लेकिन थायरोक्सिन बनता है आयोडीन की हेल्प से, अगर आयोडीन ही नहीं खाओगे तो इनलार्ज हो जाएगा तुम्हारा थायरोक्सिन, तो क्या हो जाएगा, गॉल्ट्री। ओके, ये याद करना है, इसीलिए टाटा नमक में क्या है, आयोडीन नमक। आजकल आयोडीन जो है नमक में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि यूजुअली आयोडीन ऐसे डाइट में नहीं मिलता है, तो नमक ही सब कोई खाता रहता है, तो नमक से तुमको आयोडीन जो है मिल जाए, ताकि थायराइड हार्मोन तुम्हारा काम करते रहे, थायरोक्सिन बनते रहे। देखो, थायराइड हार्मोन के पीछे होते हैं चार छोटे छोटे स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये क्या रिलीज करते हैं, पैराथार्मोन रिलीज करता है, पैराथोराइड हार्मोन रिलीज करता है। अब ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है। पैराथार्मोन जब रिलीज होता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, तो खुद का खुद फास्फोरस का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को, कहां पे, ब्लड में। आगे थाइमस, थाइमस रिलीज करता है थाइम्बोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ WBC, खास करके टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, उनको भाई बढ़ा फुला के खिला पिला के जवान करता है। ओके, एक क्वेश्चन है, मैं अगले पेज पे लिखा हूं कि व्हाट हैपेंड टू थाइमस एज यू ग्रो ओल्ड। जैसे ही तुम उम्र में बढ़ते हो तो थाइमस को होता क्या है, तो थाइमस को कुछ ना कुछ हो जाता है भाई। अब जानते हो थाइमस को होता क्या है, एज वी ग्रो and reach old age, the size of thymus shrink down with time. Thus, it release less thymosin. It lead to production of less WBCs. That is why old people have weak immunity. Of course, तुम समझ गए होगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, थाइमस का जो साइज होता है वो छोटा होते जाता है, उम्र के साथ थाइमस का साइज छोटा होते जाता है। तो अगर छोटा होते जा रहा है तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो तुम्हारे शरीर में कम बन रहा है। और थाइमोसिन क्या हेल्प कर रहा था, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ऐसा समझो WBC बनाने में काम कर रहा था। तो WBC कम बनने लगे तो बाहर के जो एजेंट्स है, बैक्टीरियाज है या वायरसेस है, उससे फाइट तुम्हारा बॉडी नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा,
वीक हो जाएगा। तो देख तो ओल्ड एज पीपल को जल्दी जल्दी बीमारियां हो जाती है यंग एज पीपल को अडल्ट के मुकाबले। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि उनमें थाइमोसिन हार्मोन, अब तुम जान गए कि किस कारण होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। और थाइमोसिन किसके लिए जरूरी है? डब्ल्यूबीसी के लिए जरूरी है। आगे जानो, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, ग्लूकोज बनाने वाला ग्लूकागॉन, ऐसे नाम से याद करोगे, और इंसुलिन यानी इनहिबिट करने वाला ग्लूकोज को, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, पैनक्रियाज के ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करते हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड शुगर को कम और बेसी करते हैं, अप डाउन कर देते हैं। ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज की तरह ही है, समझो, ठीक है। तो वो क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। और इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ब्लड शुगर को। अगर मान लो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, डायबिटीज। अगर बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो बाहर से हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन को हम लोग देते हैं बॉडी में, इंसुलिन को, इंसुलिन हार्मोन को, हीमोलिन जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है उसको हीमोलिन बोला जाता है, उसको हम लोग बॉडी में देते हैं। अगला है एड्रेनल। एड्रेनल, देखो रीनल का मतलब होता है किडनी, देखो ये रीनल ग्लैंड है, ये रीनल है, रीनल का मतलब हो किडनी, और एड का मतलब होता है किडनी के ऊपर, ये किडनी के ऊपर ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एड्रिनल। और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एड्रिलिन और कॉर्टिसोल। ये क्या है, तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन है। बुक में तुम्हारा एड्रिलिन ही है, कॉर्टिसोल जो है वो बुक में नहीं दिया है, बट हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। एड्रिलिन क्या है, सडन स्ट्रेस हार्मोन है, एकदम सडन। और कॉर्टिसोल क्या है, स्लो स्ट्रेस हार्मोन है, एकदम धीरे धीरे स्लो काम करता है, ठीक है। ये स्ट्रेस हार्मोन, ये एड्रेनलिन क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है बॉडी को किस चीज के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए। या तो इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता भौंकने लगा, तो तुम या तो भागोगे या फिर कुत्ते से डट के मुकाबला करोगे, कोई तुम्हारा जान नहीं लगा तो एड्रेनलिन तुम्हारा रिलीज होने लगेगा, या तो तुम उसको मार दोगे, स्टैप कर दोगे, या फिर तुम वहां से भागोगे। अब जानो ये कॉर्टिसोल क्या है। कॉर्टिसोल जो है वो तुम्हारा स्लो स्ट्रेस हार्मोन है, बहुत धीरे धीरे छोटे मात्रा में स्ट्रेस तुमको देते रहता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना तो बॉडी में डाइजेशन जो होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी स्लो हो जाता है। इसीलिए देखते हो तुम्हारा ब्रेकअप जब हो जाता है, ब्रेकअप तो इस मामले में हो ही गया होगा 3-4 बार, तुम्हारा ये क्रशेस तुम्हारी ना बोल देती है, तो तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो तुमको खाना खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि डाइजेशन क्या हो जाता है ना, स्लो हो जाता है। और टीबी के मरीजों को या फिर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड मरीजों को बोला जाता है कि यार तुम स्ट्रेस कम लिया करो, ओके। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस वो लेते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को भी काम करने से रोक देता है। क्योंकि पहला काम क्या है भाई, इमरजेंसी से तुम पहले डील करो, ओके, देन उसके बाद देखा जाएगा। अब जानो गोनाड्स यानी टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टेस्टेरोन, ओके। और टेस्टेस्टेरोन क्या हेल्प करता है, अब तक तो तुम लोग इसमें मास्टर हो गए होंगे। टेस्टेस्टेरोन हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ाने में, मेल में। ऑफ कोर्स टेस्टेस्टेरोन देखो ये मेल में रिलीज होता है, और ओवरीज जो है वो तुम्हारा फीमेल में होती है, ओके। तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे, फीमेल में रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है मेल में, ठीक है, जैसे कि फेशियल हेयर, तुम्हारा प्यूबिक हेयर, डीप वॉइस एक्सेट्रा। साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन के और स्पर्म के डेवलपमेंट में भी, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी डिफाइन करने में, यानी मैच्योर करने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, ओके। ओवरीज से रिलीज होता है तुम्हारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी सेम वही चीज काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक स्पीच टू वॉइस, मेमोरी ग्लैंड। साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। तो अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। फिलहाल तुम्हारे बुक में बस यही दो चीज ध्यान देना है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को टेस्टोस्टेरोन, ओजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन तुम्हारा मेंटेन करता है, ओजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन, सॉरी। अब जानो कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। देखो ऐसा मैकेनिज्म जो तुम्हारा कंट्रोल करता है कि कितना हार्मोन रिलीज होगा, कितना हार्मोन इनहिबिट होगा, ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में फीडबैक होता है, हर एक चीज का फीडबैक मिलते रहता है। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक चीज दिया है पैनक्रियाज का, कि मान लो पैनक्रियाज रिलीज किया ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या किया, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दिया ब्लड में, ओके। ये एक फीडबैक देगा, ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक देगा तुम्हारे
पैनक्रियाज को, यानी स्विच ऑन हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। अब क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा है तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। अब इंसुलिन जैसे रिलीज हुआ ब्लड शुगर डिक्रीज हो गया। अगर ब्लड शुगर काम पर डिक्रीज हो गया तो ये क्या जाएगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा, यानी अब इंसुलिन का रिलीज होना बंद हो जाएगा, यानी ब्लड शुगर तुम्हारा लेवल में हो गया। ओके, तो फीडबैक मैकेनिज्म ये है। ओके, अगर कभी भी पूछे तो ये एग्जांपल दे देना। ये वाला फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको वर्ड में लिखना है तो वर्ड में भी लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन प्लांट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो क्या प्लांट तुम्हारे रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्या स्टिमुलस दिखाई देता है तो उस पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। देखो टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई या मिमोसा पुडिका के बारे में तुम लोग बहुत जानते हो। जैसे उसकी लीव छूते हो वैसे ही वो क्या कर जाता है, लीव सिकुड़ जाता है। प्लांट को भी देखते हो कि प्लांट मेजरली क्या होता है, लाइट की तरफ जाते हैं, और रूट्स क्या होता है उनके वाटर की तरफ जाते हैं। तो ये भी क्या है कि स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है, देखो एनिमल में हम लोग क्या जाने कि स्पेशल टिश्यू होता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जिसको न्यूरल टिश्यू बोलता है। पर प्लांट में ऐसा कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है, फ्लोएम ही तुम्हारा सिग्नल को कंडक्ट करता है, ठीक है। सिग्नल केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों में होते हैं, इसमें भी होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी होते हैं। हार्मोनल सिग्नल में भी प्लांट में होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। एनिमल में देखो सेल चेंजेस शेप विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन मसल्स। मसल्स में सिग्नल दिया जाता था तो सेल शेप चेंज कर लेता था। यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है वो हेल्प ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर से अपने शेप को चेंज करेगा, यानी प्लांट में सेल का शेप तो दोनों में चेंज हो रहे हैं मूवमेंट शो करने के लिए स्टिमुलस के प्रति। ओके, देखो स्टिमुलस आएगा, रिस्पॉन्स शो करेगा और मूवमेंट होगा रिस्पॉन्स में। तो दो तरीके के मूवमेंट कर सकता है प्लांट, एक या तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट कर सकता है, दूसरा या तो वो नास्टिक मूवमेंट कर सकता है। ट्रॉपिक मूवमेंट तुम्हारा परमानेंट मूवमेंट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, और नास्टिक मूवमेंट तुम्हारा टेम्पोररी मूवमेंट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मूवमेंट इन प्लांट। सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट जो तुम्हारे बुक में, और नास्टिक मूवमेंट जो एनसीईआरटी में नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इन विच ग्रोथ इज इन्वॉल्व। ऐसा मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होता है, प्लांट अपना हाइट बढ़ाता है, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें परमानेंट होता है, ये मूवमेंट क्या होता है, परमानेंट होता है। अब किसी की हाइट बढ़ जाएगी तो हाइट घटेगी थोड़ी। प्लांट अगर ट्री में बदल गया तो क्या ट्री घटेगा, प्लांट का ब्रांच कोई नॉर्थ की तरफ गया तो क्या वो नॉर्थ से घट घट करके साउथ की तरफ जाएगा, नहीं। तो ये इरिवर्सिबल भी होते हैं क्योंकि परमानेंट होते हैं, तो इरिवर्सिबल भी होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, अपर अपर। ये सारे चीज स्लो होते हैं, ये जो भी मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है और हर एक प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट हर एक प्लांट स्लो करता है, शो करता है। नास्टिक मूवमेंट देखो, नास्टिक मूवमेंट जो होता है इसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, यानी चेंजेस भी हो जाता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट को छूते हो तो अभी तो पत्ता सुकड़ा है लेकिन बाद में वो पत्ता फैल भी जाता है, अपने पुराने पोजीशन में आ जाता है, यानी रिवर्सिबल होता है और टेम्परेरी चेंजेस है। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ओके, कोई एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है। ये जो भी चीज होता है फास्ट मूवमेंट होता है, तुरंत प्लांट जो है वो अपने लीव को क्लोज कर लेता है। और कुछ स्पेशल प्लांट ही स्पेशल कंडीशन में और स्पेशल स्ट्रक्चर ही ऐसे मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। जैसे देखो थिग्मोनास्टी, ठीक है, ये क्या, छुई मुई को जैसे ही तुम छूते हो उसके पत्ते जो होते हैं वो क्लोज हो जाता है, क्या है, थिग्मोनास्टी है, ठीक है। फोटोनास्टी देखो, सनफ्लावर जो है वो तुम्हारे सूरज की तरफ जाता है, क्या करता है, फोटोनास्टी शो करता है। डैंडेलियंस जो है रात में मुरझा जाती है, क्या करते हैं, फोटोनास्टी शो करती है। वेनस फ्लाई ट्रैप भी नास्टिक मूवमेंट शो करता है। जैसे जब प्रे को या मक्खी को कैच करता है तो अपना जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बंद कर देता है। तो ये भी क्या है, एक टेम्पररी नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, वो क्या है, नास्टिक मूवमेंट। ओके, तो चलो हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, द डायरेक्शनल ग्रोथ इन प्लांट फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर के कोई भी स्टिमुलस के प्रति अगर कोई ग्रोथ हो रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ हो रहा है, यूनिट डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे चीज को, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो स्टिमुलस के प्रति होगा यानी टुवर्ड स्टिमुलस होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ओके,
या फिर स्टिमुलस के अवे होगा, स्टिमुलस से दूर होगा, तो उसको आप बोल देंगे निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या निगेटिव ट्रॉपिस। तो मान लो ऐसे एक फ्लो चार्ट में देखो स्टिमुलस या रिस्पॉन्स शो करेगा, ओके, तो रिस्पॉन्स के लिए वो ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। अब दो तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कर सकता है या वो निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कर सकता है। ओके, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम है ये वाला, ये चीज जो है वो मेनली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो लीफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो लीफ है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, जो रूट है वो तुम्हारा निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। बट इधर देखो सन बनाया हो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी लाइट की तरफ क्या जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। और ये जो तुम्हारा रूट है ये तुम्हारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, अर्थ में जा रहा है, जियो यानी अर्थ के तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली शो कर रहा है यानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रहा है। तो ये क्या है, फोटोट्रॉपिक यानी लाइट के अवे जा रहा है, तो क्या है ये तुम्हारा निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। शूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। देखो पॉजिटिव जा रहा है फोटोट्रॉपिज्म में बट जियोट्रॉपिज्म में निगेटिव, और रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल, ये प्लांट है, ये क्या शो कर रहा है, प्लांट देखो ऊपर ग्रोथ हो रहा है, ऊपर ग्रोथ हो रहा है और नीचे पानी है, नीचे क्या है, पानी है। तो रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ओके पॉजिटिव। और जो शूट है वो क्या शो कर रहा है, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये पानी से दूर भाग रहा है, यानी पानी एक स्टिमुलस है तो पानी से दूर भाग रहा है, अवे जा रहा है स्टिमुलस के। जैसे यहाँ ऐसे ग्रोथ हो रहा है, ऐसे ग्रोथ हो रहा है, अवे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। और ये जो रूट है वो पानी के और करीब, अभी यहाँ पे बाद में ग्रोथ होके होके पानी को टच कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। ओके, तो चलो हम लोग अब जानते हैं सारे ट्रॉपिक मूवमेंट को एकदम डिटेल में, उनके डेफिनेशंस को जानेंगे और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर कौन कौन से पार्ट शो करता है वो जानेंगे। फोटोट्रोपिस, फोटो का मतलब पहले समझा थे लाइट, ट्रोपिस का मतलब होगा ट्रॉपिक मूवमेंट, तो लाइट की तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम लाइट, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किसको बोल जाएंगे, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का नेचर क्या है, ग्रोइंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। शूट सिस्टम क्या करता है बच्चा लोग, रूट सिस्टम नहीं, शूट सिस्टम लाइट की तरफ झुकते जाता है। खिड़की पे अगर प्लांट है और टेबल पे प्लांट है, बगल में खिड़की है, तो खिड़की के साइड प्लांट तुम्हारा चलने जाता है। तो ये क्या कर रहा है, शूट सिस्टम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, रूट सिस्टम करेगा, जो कि अवे फ्रॉम लाइट जाएगा। ओके, जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब अर्थ, ओके, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड अर्थ। अब ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट कौन शो करेगा, रूट सिस्टम टुवर्ड्स ग्रेविटी यानी टुवर्ड्स अर्थ, और शूट सिस्टम कहा जाएगा, अवे फ्रॉम अर्थ या अवे फ्रॉम ग्रेविटी। हाइड्रोट्रोपिज्म ऐसा मूवमेंट पानी के प्रति जो जा रहा है, ठीक है, पानी को देंगे, तो रूट क्या करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा यानी ये पानी की तरफ जाएगा। शूट क्या करेगा, अवे फ्रॉम वाटर जाएगा यानी निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म यानी टच के प्रति जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम टच। अब देखो ये टेंड्रिल्स जो होते हैं प्लांट और जो पीज में, अगर ये क्लाइंबर्स में तुम देखते हो अंगूर वगैरह में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो होल्ड कर लेते हैं बांस को या फिर किसी भी दीवार वाल को, तो वो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये टच की तरफ जाते हैं, किसी भी टच की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्स और सपोर्ट्स के पास जाते हैं, तो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। और रूट्स जो है वो तुम्हारा थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, और रूट्स जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अगर ये प्लांट है, ये रूट है, अगर बीच रास्ते में रॉक है तो ये रूट जो है ना बिना टच किए हुए रॉक को इग्नोर कर देता है, इसको पता चल जाता है, ये सेंस कर लेता है, तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव तुम्हारा थिग्मोट्रोपिज्म कर रहा है। कीमोट्रोपिज्म, कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो केमिकल के प्रति ग्रोथ होगा या केमिकल के अवे फ्रॉम ग्रोथ होगा तो उसको बोलते हैं तुम्हारा कीमोट्रोपिज्म। पोलन ट्यूब्स जो है वो पोलन ग्रेन को देखते ही भाई ग्रोथ करने लगता है। रूट्स जो है मिनरल्स की तरफ
जाने लगता है, वाटर एंड मिनरल्स की तरफ जाने लगता है। तो क्या है, कीमो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक कर रहा है। ओके, और रूट्स जो है एसिड वाटर की तरफ नहीं जाता है, अवे फ्रॉम जाता है उससे। तो ये क्या है, निगेटिव कीमोट्रोपिज्म, निगेटिव कीमोट्रोपिक मूवमेंट। और पोलन ट्यूब जो होता है, अगर सैंड आ गया या कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ गया तो भी ये नहीं खुलता है, ये ग्रोथ नहीं शो करता है। तो भी क्या कर रही है, निगेटिव कीमोट्रोपिक कर रहा है। ओके, अब आते हैं हमारा वन एंड लास्ट चैप्टर जो कि है प्लांट हार्मोन, लास्ट टॉपिक है। अब जानते हैं, देखो प्लांट हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हो सकते हैं, यानी जो ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं उसको और प्रमोट करते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, यानी वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर की तरफ है। ग्रोथ प्रमोटर क्या है, हार्मोन्स विच प्रमोट ग्रोथ इन प्लांट, क्या है ग्रोथ प्रमोटर। और ग्रोथ इनहिबिटर क्या है, हार्मोन्स विच डू नॉट प्रमोट या इनहिबिट ग्रोथ इन प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर्स में हमें तीन चीजें पढ़नी है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर में हमें दो चीज पढ़नी है, अब्सिसिक एसिड यानी ए और इथिलीन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं ऑक्सिन से। ठीक है, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा प्लांट हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस एट शूट एंड रूट के टिप्स पे, शूट और रूट के टिप्स पे यहां पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा, यहां पे ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा। ओके, ये क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, ये करता है प्रमोट सेल इलोंगेशन एट शूट एंड रूट। अगर सेल ऐसा है तो उसमें इलोंगेशन करेगा, इलोंगेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इलोंगेशन करेगा। ठीक है, ये मान लो ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट का शूट सिस्टम है, तो यहाँ पे होंगे ऑक्सिन, और यहाँ जो प्लांट के यहाँ के जो सेल होंगे ऐसे, सेल होंगे ऐसे, उसको और लंबा करेगा और इलोंगेट करेगा। ठीक है, ताकि ग्रोथ हो सके, क्या हो सके, ग्रोथ। पहले इतना था और इतना बड़ा हो जाएगा ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब क्या करता है, क्योंकि ये ग्रोथ करता है तो ये क्या कंट्रोल करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट कंट्रोल करता है। यानी शूट सिस्टम के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऊपर की तरफ ले जाएगा और रूट सिस्टम के जियोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। क्या, ऑक्सिन तुम्हारा। मेनली तुमको यही चीज जानना है, सेल एलोंगेशन, जो चीज मैं ये हाईलाइट किया हूं मेनली वही चीज जानना है। जिबलिन क्या है, जो जिब्रेलिन है वो क्या करता है, स्टीम के इलोंगेशन को प्रमोट करता है, यानी गर्थ बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, अगर ये पेड़ का तना है, ये पेड़ का तना है, ठीक है, तो इसके मोटाई को बढ़ाएगा। ये पहले इतना मोटा था, अब देखो और इतना मोटा हो जाएगा, टाइम के बाद और मोटा हो जाएगा, टाइम के बाद और मोटा हो जाएगा। तो इसके मोटापे को फैलाता कौन है, ये मान लो कि भाई पतला लड़का और मोटा होते जाता है, पतला पेड़ और मोटा हो जाता है जहां पे, तो ये करता है जिब्रेलिन। ओके, ये कौन करता है, जिब्रेलिन। ठीक है, स्टीम एलोंगेशन को यानी ग्रीथ को बढ़ाता है। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ अगेन फ्रूट एंड फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब है तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनीज, काइनिन का मतलब होता है काइनेज यानी डिवीजन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी एक सेल से बड़ा सेल बना एंड देन वो बड़ा सेल दो सेल में डिवाइड कर गया। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब जानते हैं प्लांट इनहिबिटर हार्मोन को। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर को। तो पहला हार्मोन है ABA यानी अब्सेसिक एसिड। देखो इंग्लिश वर्ड है अब्सेशन। ओके, उसका मतलब होता है डिटैचमेंट यानी अलगाव। तो अब्सेसिक एसिड क्या करता है, अलगाव करता है, प्लांट के पार्ट्स को प्लांट से अलगाव करता है। तो डोरमेसी ऑफ लीव यानी लीव का झड़ना। ठीक है, क्लोज स्टोमाटा, स्टोमाटा को क्लोज करता है। बिटलिंग ऑफ लीव यानी लीव का सिकुड़ना, ये क्या करता है, अब्सेसिक एसिड। अब ये देखो, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब करेगा, जब प्लांट को स्ट्रेस होगा तब ये सारी चीजें करेगा। मेनली डोरमेसी ऑफ सीड वो अब्सेसिक एसिड करेगा। और दूसरा हार्मोन है तुम्हारा इथिलीन। ये एकलौता तुम्हारा गैसियस हार्मोन है, ये एकलौता हार्मोन है जो गैसियस इन नेचर है, यानी गैस में गैस रिलीज होता है, ऐसा समझो। C2H4 तुम्हारा फॉर्मूला होता है इसका, इथिलीन का। अब देखो इथिलीन क्या करता है,
ये फ्रूट को पकाता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। और साथ ही साथ फ्रूट जब पक जाए तो फ्रूट और लीव के ड्रॉप को क्या करता है, इथिलीन प्रमोट करता है। ओके, अब यहाँ पे चैप्टर खत्म। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जान लो कि वाई ए बी ए इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन और एड्रेलिन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है एबी और एड्रेलिन को? देखो, मिसकंसेप्शन क्या है ना कि एबी और एड्रेलिन को स्ट्रेस हार्मोन इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। प्लांट में और एनिमल में क्या करते हैं, वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। बट ये मिसकंसेप्शन है, ये क्या है, मिथ है। ओके, एक्चुअली में क्या है, स्ट्रेस हार्मोन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये कब होते हैं, इनका प्रोडक्शन कब होता है, जब ऑर्गेनिज्म कोई भी एडवर्स कंडीशन यानी स्ट्रेस फेस करता है। अगर ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस होगा तो ये हार्मोन रिलीज होंगे और उस स्ट्रेस से कॉप अप करने में हेल्प करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को। एड्रेनलिन रिलीज हुआ, कुत्ता भौंका, तो तुम क्या करते हो, भागते हो, भागते हो या लड़ते हो, तो उस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए हेल्प करते है। इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये कब रिलीज होते हैं, स्ट्रेस होता है तब रिलीज होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट दे प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिज्म फेस एनी स्ट्रेस, दे आर नॉट द रीजन ऑफ स्ट्रेस देमसेल्फ, वो खुद में स्ट्रेस का रीजन नहीं होते हैं। और एक और तुमको ये क्वेश्चन दे रहे हैं एज अ होमवर्क कि कैल्शियम कार्बाइड सुने हो तुम लोग, देखो कि कार्बाइड से आम पका दिया, केला पका दिया, जिसका फॉर्मूला होता है CH2। ये कैसे फूल को या फिर फल को पका देता है? देखो एक हिंट दे देता है, CaH2 प्लस सॉरी CH2 प्लस H2O इक्वल टू C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इसको एसिटिलाइन भी बोलते हैं या इथाइन भी बोलते हैं। ओके, पता करके आओगे या कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखोगे कि कैसे कैल्शियम कार्बाइड फ्रूट को पकाता है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू, अच्छे से तुम लोग लेक्चर किए। बेस्ट ऑफ लक तुमको आगे आने वाले सारे फ्यूचर के लिए, सारी चीजों के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। होप करते थे कि तुम फोड़ दोगे, सारी चीज फोड़ दोगे, ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक बच्चा।